ठीक है, तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? टू डिटरमाइन दी वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय न्यूटन्स रिंग्स। ठीक है, इस सेटअप का नाम है न्यूटन्स रिंग सेटअप। ठीक है, या न्यूटन्स रिंग मेथड। तो न्यूटन्स रिंग की सहायता से हमें दिए गए सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये जो आपको येलो कलर की जो लाइट दिख रही है ना, ये लाइट, ये कौन सी है? सोडियम लाइट। सोडियम लाइट क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रकार की वेवलेंथ हो, लेकिन आइडियली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इसमें दो वेवलेंथ होती है, 5893 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम, लेकिन 6 एंगस्ट्रॉम का ही अंतर है दोनों में, इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक मान लेते हैं और मान लेते हैं कि 5893 एंगस्ट्रॉम की ये लाइट है। ठीक है, तो इस लाइट का हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो निकालने के लिए मेथड क्या है? ये आपको एक सेटअप दे रखा है। ये सेटअप क्या है? पहले मैं ये डायग्राम से समझा देता हूँ। ये यहाँ पर सोडियम लैंप दे रखा है। सोडियम लैंप से जब लाइट निकलेगी तो यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस से ये लाइट क्या हो जाएगी? पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ एक ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट को इस लाइट के साथ में 45 डिग्री एंगल के साथ रखा जाता है। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो जब लाइट 45 डिग्री पे एंगल पे इंसिडेंट होगी तो लाइट का पोर्शन जो होगा कुछ वो जाएगा नीचे, रिफ्लेक्ट होके 90 डिग्री पर, मतलब 45 और 45 90 हो गया, तो ये नीचे गई। नीचे हमने ग्लास प्लेट के ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है। ये समझने वाली चीज़ यहाँ है कि जब लाइट इस पर गिर रही है तो ये अरेंजमेंट क्या है? नीचे तो सिंपल ग्लास की प्लेट है, एकदम प्लेन ग्लास प्लेट, और उस पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यानी समतलोतल लेंस है। और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ये जो कर्वेचर है और ये प्लेट का ये जो सिंपल पोर्शन है, इसके बीच में एक फिल्म बनती है, एयर फिल्म, वेज शेप्ड एयर फिल्म। इस वेज शेप्ड एयर फिल्म के अंदर हमें न्यूटन्स रिंग्स प्राप्त होती है। कैसे होती है? फ्रिंज इस तरह से प्राप्त होती है। अगर सेंटर ब्लैक आ रहा है तो इसका रीज़न क्या होगा कि λ/2 पाथ डिफरेंस इसमें ऐड होकर आ रहा होगा। अगर ये ब्राइट आ रहा है तो λ/2 पाथ डिफरेंस कम और आ रहा होगा। समझ गए? क्योंकि हर एक फ्रिंज के बाद दूसरे फ्रिंज में अंतर कितना होता है? λ/2 का। तो ये जो सर्कुलर फ्रिंज बनेगी यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी जो ये फिल्म बन रही है वेज शेप्ड फिल्म, इसका सेंटर तो देखो टच हो रहा है, ग्लास प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस टच हो रहा है, तो वहाँ पर क्या बनेगा? स्पॉट बनेगा, सर्कुलर स्पॉट जो ये वाला है। और उसके चारों तरफ ऊपर से देखोगे ना तो ऐसे फिल्म कैसी होगी? सर्कुलर फिल्म बनेगी ना, है ना भाई? एक इस तरह से बाउल मान लो, उसके चारों तरफ फिल्म बन रही है, सर्कुलर फिल्म बनेगी। तो जब सर्कुलर फिल्म बनेगी तो आपको यहाँ पर भी सर्कुलर पैटर्न दिखेगा। ठीक है, तो जो लाइट ऊपर से आ रही है वो कहाँ जाएगी? पहले इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में जाएगी और टकरा के वापस ऊपर आएगी 180 डिग्री पर। ठीक है, तो जो इंसिडेंट लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, इन दोनों लाइटों के बीच में क्या होता है? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। और व्यतिकरण से ही आपको क्या मिलती है? ये व्यतिकरण फ्रिंजे, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जिसको कहते हैं न्यूटन्स रिंग। तो ये लाइट आपको इस माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी ना तो यहाँ माइक्रोस्कोप से आप इसको देख पाओगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में कैसी फ्रिंजे दिखती है वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो सेटअप मैंने कर रखा है इस तरह से कि जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तो है आपका लेंस। इस लेंस की सहायता से ये सोडियम लाइट से जो लाइट निकल रही है वो इस पर इंसिडेंट होएगी। और ये ग्लास प्लेट है जो देखो 45 डिग्री पर एडजस्ट कर रखी है। ये टेलीस्कोप है जिसकी सहायता से मुझे ये फ्रिंजें देखनी है। और नीचे जो दे रखा है वो क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट आपको दे रखी है। तो ये जो नीचे वाला जो सेटअप है ना, इधर वाला, इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट दे रखी है। ये 45 डिग्री पर एक प्लेन मिरर है, प्लेन ग्लास प्लेट है, और वो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और ये माइक्रोस्कोप है जिससे कि मुझे इस सर्कुलर फ्रिंजेस की रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो बेसिक सेटअप समझ में आ गया। हमें क्या करना है कि इन सारे माइक्रोस्कोप के जो ये जो आगे पीछे है, रेक्टिलिनियर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इन सबको चला के हमें क्या करना है? फ्रिंजेस सेट करनी है, जो कि मैंने बना दी है। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रही है ये है न्यूटन्स रिंग, सर्कुलर इन शेप।
अब इसका जो सेंटर स्पॉट है वो है ब्राइट, और फिर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपको इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से न्यूटन्स रिंग्स इस सर्कुलर शेप में मिलेगी। ठीक है, अब फ्रिंज आपने इसमें देख ली, उसके बाद में क्या है कि अब हमें उसकी रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं इसको आपको कॉपी में समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये आपको इस तरह से सर्कुलर फ्रिंजें दिख रही होगी, ऐसे दिख रही है। अब ये जो बीच वाला स्पॉट है वो कैसा आ रहा है, ब्राइट आ रहा है। तो जिसको मैं पेन से बना रहा हूँ ये क्या है, डार्क फ्रिंज, और जो वाइट वाला पोर्शन है वो ब्राइट फ्रिंज। तो यानी ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, और वापस जिसको मैं पेन से बना रहा हूँ वो क्या हो जाएगी आपकी, डार्क फ्रिंज। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो ऐसे अल्टरनेट ब्राइट डार्क मिलेगी। हमने अभी इसमें एक ये जो आपका आई पीस है इसमें क्रॉस वायर होता है इस तरह से। इस क्रॉस वायर को हमें रीडिंग मेजर करने के लिए यूज लेना है। तो जैसे मैंने इस क्रॉस वायर को अभी कैसे एडजस्ट कर रखा है, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा बीच में इस तरह से, अभी सेंटर पे है। इसका मतलब फ्रिंज नंबर क्या है, 0, क्योंकि सेंटर है। अब मुझे रीडिंग लेनी है। मैं ये कर रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से चला, ये इसका राइट पोर्शन है और ये इसका लेफ्ट पोर्शन है। तो हमें एरर को दूर करने के लिए हमेशा ध्यान रखो एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, या तो लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में रीडिंग लेने के लिए। और रीडिंग कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट से राइट चल रहा हूँ, तो लेफ्ट में मैंने यहाँ पर फ्रिंजें काउंट कर ली। क्रॉस वायर का ये जो सेंटर है ना, ये मैंने यहाँ पर यहाँ ला के एडजस्ट कर लिया इस पॉइंट पर। ये वाला जो पॉइंट है ना इधर, इस फ्रिंज के पेरीफेरी बाहर जो सर्कमफ्रेंस उस पर, तो ये 20 नंबर की फ्रिंज है। ये कौन सी है, 20 नंबर की फ्रिंज। इस 20 नंबर की फ्रिंज पर क्रॉस वायर को लाके मैंने रोक दिया। तो ये फ्रिंज है, इसके ऊपर मैंने ये क्रॉस वायर को लाके रोक दिया, ये 20 नंबर की है। इतना समझ में आया? अब इसके करस्पॉन्डिंग एक रीडिंग आएगी, उसको मैं लिख देता हूँ R20। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, R20, X20, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो। अब मैं इसको चलाऊंगा लेफ्ट टू राइट, तो मैं इसकी सहायता से करूंगा लेफ्ट टू राइट। ये जो माइक्रोस्कोप है ना, पहले ही समझ लेना कि लेफ्ट कैसे चलाना है। क्लॉकवाइज चलेगा तो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। ये सिस्टम पहले ही समझने के होता है। उसके बाद क्योंकि एरर नहीं आए तो सारी चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए। बीच में पता चले कि हमने घुमा लिया, 19वें पे आ गई, अब हमें तो 20वें पे लाना था, वापस उल्टा घुमाओगे तो एरर आ जाएगी। इससे अच्छा है कि सारा सेटअप सही से करो, 20 नंबर पर लेके आओ, रीडिंग लो, और बहुत सावधानी के साथ में घुमाते हुए उसको 19 नंबर पर ले आओ क्रॉस वायर को। रीडिंग कैसे पढ़ते हैं वो मैं बता दूंगा अभी, लेकिन रीडिंग लेने का तरीका बता रहा हूँ। क्रॉस वायर को कहाँ लाए, 19 नंबर पे। अब 19 की रीडिंग ले ली, R19 आ गया। ऐसे आप करते गए, 5 तक आ गए, 4 3 2 1 ऐसा आ गया, है ना। तो 22 लेकर आपने 1 तक रीडिंग ले ली, है ना। अब ये देख लेंगे कि कितनी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक P की वैल्यू आती है, उसके अनुसार हम इसको तय कर लेंगे। तो मैंने 20 से 1 तक रीडिंग ले ली। फिर वापस ये क्रॉस वायर ये 1 वाले से हट के इधर आएगा, एक ही डायरेक्शन चल रहा है, ये वापस 1 की। तो पहले 20 से 1 तक के, अब 1 से 20 तक जाएंगे, तो पहले रीडिंग किसकी आएगी, अब आएगी R1 प्राइम मान लो, ठीक है। फिर आएगी R2 प्राइम, इस तरह से R20 प्राइम। अब R20 के साथ जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा, डायमीटर। D क्या हो जाएगा, D20, वो क्या हो जाएगा, R20 माइनस R20 प्राइम, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, सिंगल प्राइम। ये जो होता है ना सिंबल, इसका मतलब पॉजिटिव आए ना, मतलब बड़े में से छोटे वाले घटाओ, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। तो ये मैंने किया। इसी प्रकार से 19 में से 19 का करोगे तो 19 की आएगी, है ना, समझ रहे हो। तो कुल मिला के रीडिंग लेने का पैटर्न ये है कि एक ही डायरेक्शन चलना है, यहाँ तक ठीक है। अब रीडिंग पढ़ेंगे कैसे, तो मैंने ये 20 पे लाके रोक दिया फॉर एग्जांपल, है ना, इसको किया 20 पे लाके रोक दिया। अब आपके पास 2 स्केल है, एक तो है मेन स्केल, एक है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल कौन सी है, ये वाली। यहाँ देखोगे आप 0 10 20 इस तरह से ही चल रही है, 0 10 20, ये मेन स्केल है। और सामने देखो एक 0 दे रखा है इधर, ये जो 0 दे रखा ना, ये 0,
ये 0 जहाँ पर भी होगा इस स्केल पर वो मेन स्केल की रीडिंग होगी। अब है क्या, ये देखो 0 to 10 के बीच में 10 पार्ट्स है और 0 to 10 का मीन्स 10 mm, तो एक पार्ट कितना हो गया 1 mm। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, 1 mm को आप मीटर में सेंटीमीटर जैसा भी कन्वर्ट करना चाहो, वो तो लास्ट में अल्टीमेटली एम के इसमें कन्वर्ट होगा। अब सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल जो है वो ये है, इधर आपको दिख रही है, देखो ये 0 दिख रहा होगा सर्कुलर स्केल का 0, फिर नीचे चलेंगे 10, मतलब 0 1 2 3 इस तरह से 10 20 और वापस घूमते हुए ये देखो 90 दिख गया और वापस 0। इसका मतलब कितने पार्ट्स हो गए, एक सर्कुलर, एक पूरे सर्किल में 100 पार्ट्स, एक पूरे सर्किल में 100 पार्ट्स। सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm, टोटल पार्ट्स 100, तो कितना आएगा 0.0 mm। तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई, सॉरी लीस्ट काउंट आ गया। अब रीडिंग कैसे नोट करेंगे, ये जो पोजीशन है सपोज ये मैंने 0 पे सेट करके ये पोजीशन है, फॉर एग्जांपल रीडिंग लेने के बता रहा हूँ। अभी रीडिंग कैसे मेजर करेंगे इसकी, तो देखो थोड़ा इसको नज़दीक लेके आओ, ये 40 के बाद में देखो 45 वाली लाइन आ गई, 46 47 और 48 के बीच में, 47 और 48 के बीच में आ रहा है ना। अब मैं कॉपी में समझा देता हूँ उसको, देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये वाली लाइन है 47 और ये वाली लाइन है 48 और 0 कहाँ आ रहा है इनके बीच में, तो रीडिंग कहाँ से पढ़ेंगे, इससे पहले वाले जितने भी पार्ट्स आ गए जो कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड हो गए वो पढ़ेंगे, जिस पर है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी रीडिंग तो हमें सर्कुलर स्केल पे मिलेगी ना, कि 47 और 48 के बीच में ये रीडिंग कौन सी है, ये सर्कुलर स्केल पर आपको मिलेगी। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 47 पार्ट्स और एक पार्ट्स का लीस्ट काउंट कितना 1 mm, तो ये हो गया 47 mm। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 47 mm। अब सर्कुलर स्केल की बात करें तो इधर आओ, सर्कुलर स्केल देखो, अब ये 0 है, ये आपको जो 0 दिख रहा है, ये 0 इस सर्कुलर स्केल पे कौन से लाइन पे आ रहा है, किस लाइन से जो या किस खाने में आ रहा है ना, वो देखेंगे। तो अभी देखो आपको दिख रहा होगा 80 के बाद में 81 2 3 4 84 पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया सर्कुलर स्केल की रीडिंग 84 पार्ट्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सर्कुलर स्केल के लिए, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, सर्कुलर स्केल के लिए 84 पार्ट्स और एक पार्ट्स का लीस्ट काउंट कितना 0.01 mm, तो ये हो जाएगा 0.84 mm। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आ गई 0.84 mm। अब टोटल कैसा आएगी, टोटल रीडिंग टोटल आती है मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल था 47 mm और सर्कुलर 0.84, तो हो गया 47.84, तो 47.84 mm। अब आप उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये कोई आर की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया, ये मतलब किसी एक पोजीशन पे आ गई, आर की कोई एक वैल्यू आपने ली होगी ना क्रॉस वायर ले जाके, अभी तो मैंने सेंटर पे लेके बताइए आपको, जहाँ पर भी ले जाओगे उसकी ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपको रीडिंग लेने का तरीका समझ में आ गया, रीडिंग पढ़ने का तरीका समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, है ना। और जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में अपने को अभी ये कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये DN + P, कोई बाहर की फ्रिंज ले ली हमने, फॉर एग्जांपल P की वैल्यू मैंने ले ली 8, P की वैल्यू ले ली मैंने 8, तो N + P जो भी आएगा उसमें 8 ऐड होके आएगा, DN में 8 ऐड होके आएगा। तो ये हो गया, मान लीजिए DN की जगह मैंने लिया 1, तो DN + P कितना हो गया 9, तो 9 में से 1 की डिफरेंस आपको लेना है ना, 8 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 9 में से 1 किया तो 8 आ गया, 10 में से 2 करोगे तो 8 आएगा, इसी प्रकार से 11 में से 3 करोगे, तो इस तरह से डिफरेंस निकालना है। ये डिफरेंस आप जब निकालोगे तो इस टेबल में आपको लिखना है। ये तो रीडिंग हो गई वन एंड अदर एंड की माइक्रोस्कोप की, इससे डायमीटर निकल जाएगा A - B, इधर की रीडिंग में से इधर की माइनस करोगे तो डायमीटर आ जाएगा और उसका स्क्वायर D² आ जाएगा। और DN + P मैंने आपको अभी बता ही दिया,
पी की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने 8 ले ली, 6 ले ली, कुछ भी ले लिया, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। मीन वैल्यू जो भी आएगी ना सबके लिए सेम आएगी लगभग, उनका एवरेज लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपको मेजर करना होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट दे रखा होता है वो कौन सा होता है? स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर की सहायता से आपको उसका रेडियस निकालना है ना। लेकिन हम आपको यहाँ पर अभी एक बार तो सीधा ही वैल्यू दे देते हैं कि भाई ये वैल्यू इसकी रहेगी। एग्जामिनर अगर आपको पूछे कि भाई इसका निकाल के बताओ तो आपको पूरा मेथड आना चाहिए रेडियस निकालने का, ठीक है। स्फेरोमीटर उसके सरफेस पर रखोगे, पहले प्लेन पेपर पर रखोगे, उसकी जो तीनों लिम्स से तीनों टांगे जो है वो पहले सरफेस पर रहेगी, और फिर बाद में जब आप कर्वेचर लाओगे तो बीच वाली जो उसकी जो नोब है वो ऊपर सरक जाएगी, तो हाइट आ जाएगी। वो हाइट को आपको मेजर करना है। तीनों जो पिने हैं, तीनों जो उसके स्टैंड है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका एवरेज ले लेना है, वो फॉर्मूले में पुट करना है, उससे आपको क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी। वो रेडियस आपको यहाँ पुट करनी है और आपको उस फॉर्मूले से लैम्डा मिल जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने बताई ना 5893 एवरेज मान लो दोनों का एंगस्ट्रॉम, और फॉर्मूले से भी निकालोगे तो दोनों का आपको पता चल जाएगा अंतर कितना आ रहा है, तो एरर निकल जाएगी, ठीक है। ये कर लोगे। अब इस मेथड से अभी हमने क्या निकाला? एयर फिल्म का निकाला, मतलब नहीं सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो लैम्डा निकाल लिया, अब इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। जो नीचे फिल्म बन रही है वो एयर की है अभी, तो अगर उसके अंदर कोई लिक्विड डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने उसमें वाटर डाल दिया या ऑयल डाल दिया, तो उस केस में मीडियम चेंज हो गया फिल्म का, तो उस केस में आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का इससे आप कर सकते हो, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग है, वो इसमें मैंने नहीं बता रखा। मैंने केवल अभी आपको केवल वेवलेंथ निकालने का इसमें बता रखा है, ठीक है। ये कर लोगे, कोई डाउट थोड़ी है? ठीक है, ओके।